नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में कांग्रेस के जो हालात इस समय है वो किसी से छिपे नहीं है। लगातार कांग्रेस पस्त होती दिख रही है। बीते विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें कांग्रेस ने अपने जीत का दावा किया था, लेकिन महज 19 सीटें जनता ने कांग्रेस की झोली में दी और कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने धामी के नाम का नारा उत्तराखंड को दिया और जनता ने बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब कांग्रेस में विधानसभा चुनाव की अगुवाई कर रहे हरीश रावत तक को चुनाव हारना पड़ा। इसके बाद विधानसभा चुनावों के बाद ही कांग्रेस में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। कई बड़े नेताओं पर चुनाव हारने के आरोप लगे, जिनकी जांच पार्टी स्तर पर अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद कांग्रेस को लगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कप्तान और नेता प्रतिपक्ष अगर बदल दिया जाए तो स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन हालात और भी बद से बदतर हो गए। कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बनाया। बावजूद इसके इनका इतना विरोध हुआ कि कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी के खिलाफ हो गए। कांग्रेस विधायक हरीश धामी तो इतना नाराज हुए कि उन्होंने सीएम धामी तक के लिए सीट छोड़ने की बात कही। अब नाराजगी इसलिए थी कि कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं को नजरअंदाज करके प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बनाया है। अब चंपावत उपचुनाव में नए प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की परीक्षा थी। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी मैदान में थी और चुनाव के नतीजों के बाद निर्मला की जमानत तक जब्त हो गई। निर्मला को 3500 वोट भी नहीं मिल पाए। कहा यह भी जा रहा है कि पूरे भारत में इससे बुरी हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई है। यानी कांग्रेस के कप्तान करण महरा फेल साबित हुए। अब धामी सरकार पार्ट 2 का पहला बजट सत्र 14 जून से विधानसभा देहरादून में होना है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की यह अग्नि परीक्षा है कि कैसे सदन में वो अपनी बात रखते हैं। वैसे तो खबर ये भी है कि कांग्रेस गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कराने के मुद्दे पर मुखर होने जा रही है और सत्र के साथ ही गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की उपेक्षा को लेकर पार्टी सदन से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद करेगी। प्रदेश सरकार ने पहले बजट सत्र गैरसैंण में कराने का निर्णय लिया था। बाद में चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ और इससे होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने बजट सत्र गैरसैंण के स्थान पर अब देहरादून में कराने पर सहमति दी। बजट सत्र 14 जून से 20 जून तक होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कैसे जनता की आवाज को उठाते हैं और सरकार को घेरते हैं। क्या यशपाल आर्य के इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए विधायक एक सुर में बोलेंगे या फिर से उत्तराखंड कांग्रेस गुटों में बंटी रह जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार अब उत्तराखंड कांग्रेस की परीक्षा है और पहली परीक्षा उपचुनावों में हुई, उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा कहीं ना कहीं हार साबित हुई, उनकी परास्त हुई है। अब देखना होगा कि बजट सत्र में किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बनाए गए हैं वो कितना मुखर होते हैं और बीजेपी को कितनी चुनौतियां दे पाते हैं। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, सुनाते हैं आपको। 20 जून तक होना है और देहरादून में होना है, ये बजट सत्र होगा और उम्मीद कर रहा हूँ ये बजट सत्र हमारे तभी सभी माननीय विधायकों के सहयोग से अच्छा संपन्न होगा। कुछ दुख, कुछ गुस्सा, 10 बहाने बनाकर अंत में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला। बड़े बहाने बनाए गए गैरसैंण में जाने। 2 ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं, लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी और उनके संसदीय कार्य मंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने संकल्प पारित किया है
प्रस्ताव पारित किया है कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में होगा जब तक वस्तुतः पूरी राजधानी गैरसैंण में नहीं चली जाती, वहाँ से संचालित नहीं होती। और उस पवित्र काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन अब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं होगा। और बजट सत्र ही नहीं बल्कि इस वर्ष शायद ही गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहूँगा, विरोध पक्ष के विधायक गणों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो धामी सरकार के खिलाफ मानहानि, विधानसभा की अवहेलना का, विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव चलिए, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बार फिर से गुटबाजी तो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बजट सत्र जो है उसमें अब जनता ये टकटकी लगाए देखना चाहेगी कि आखिर उन्होंने विपक्ष के तौर पर जिस पार्टी को चुना है, जिनको चुना है, क्या वो वाकई उनके मुद्दों को सत्र में उठा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और जनता इसको देखेगी। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राजेंद्र शाह जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं और सतवीर चौहान जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी शाह साहब, जिस तरीके से कांग्रेस अब देख रही है जनता कांग्रेस को, क्योंकि विपक्ष के तौर पर चुना है, हालांकि ज्यादा सीटें नहीं दी है कांग्रेस को, लेकिन पहले से स्थिति जो है वो भी कुछ ज्यादा ठीक ठाक नहीं कही जाएगी। तो इस बार अगर उपचुनावों की बात की जाए तो वहां पर तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं हार हुई है करण महारा की। अब विधानसभा सत्र जो है, बजट सत्र जो है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की? राजेंद्र शाह जी। राजेंद्र शाह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सतवीर चौहान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे आवाज आ रही है आपकी जी। कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब परास्त होती जा रही है, और जिस तरीके से जब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे उस समय कांग्रेस में काफी देखने को मिली थी उठापटक और काफी गुटबाजी देखने को मिली थी। अब सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं कांग्रेस की भूमिका? जिस प्रकार से, पहले तो मैं आपके उन सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं जो इस समय आपके चैनल को देख रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने देखा होगा पहला सत्र चला था, उस समय भी इस जनता के द्वारा इनको भी मैंडेट दिया गया, 19 विधायक इनको भी दिए गए। वो भी आपने देखा होगा कि सत्र के अंदर सभी कोई आप देखने को नहीं मिला, वो अलग बयानबाजी दे रहे थे, कोई विधानसभा के बाहर धरना दे रहा था। और आप समझ सकते हो कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो कितना महत्वपूर्ण होता है, वहां पर जनता के हित के मुद्दों को उठाया जाता है, सरकार के द्वारा उठाया जाता है, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा और हमारे विरोधियों के द्वारा उठाया जाता है, मगर वहां पर भी नदारद है। आप ये देखना, जब ये बजट सत्र चलेगा उस समय भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। मगर हमने जो बजट बनाया है इस बार उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जनता के बीच में जाकर उनसे ये सलाह ली है कि भाई उत्तराखंड का बजट किस प्रकार से होना चाहिए। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और स्थानीय विधायक नैनीताल की, वहां पर उन्होंने नैनीताल में वहां पे सभी वर्गों के लोगों को बुलाकर उनसे पूछा कि इस बार सरकार को किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए और मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो सरकार को यह भी पता चला कि भाई यहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, उत्तराखंड में किस प्रकार का बजट हो सकता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने देहरादून के अंदर भी इसी प्रकार की बैठक करी और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भी। तो हमारा बजट, इस बार का जो बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा कि उत्तराखंड को कौन सी दिशा में ले जाया जा सकता है। और जिस प्रकार से हमने पिछले 5 सालों में जब भी बजट बनाया वो उत्तराखंड को देखकर, उत्तराखंड की जो गरीब जनता है। सतवीर चौहान जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लौटूंगे मैं आपके पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब अपनी बात पूरी करें। तो मैं आपको ये कह रहा था कि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से हमने बजट बनाया उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं को देखकर, और उस बजट के अनुसार हमने जो कार्य किए उसका ये एक परिणाम रहा कि इस प्रकार का किसी भी उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि जो मिथक बनते थे कि 5 साल बाद सरकारें बदलती है, जनता ने ये तय किया कि इस सरकार ने जितने ही बजट बनाए हमारे अनुकूल बनाए, जो उनकी आशाएं थी हमसे और जो चुनौतियां उन्होंने हमको दी थी हमने उसको पूरा किया। और आपको देखने को मिलेगा जो इस सरकार का जो पहला बजट है वो भी इन्हीं आशाओं को देखकर और जो उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकता है उसको देख के बनाया गया है। और ये कहना चाहूंगा मैं, यहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए भी हमने, इसमें आपको दिखेगा कि किस प्रकार से हमने कार्य किया। और जिस प्रकार से माननीय महामहिम राज्यपाल ने जब अपना उद्बोधन किया था कि पिछले 5 सालों में सरकार ने किस प्रकार से चलाया और इस आगे आने वाले 5 सालों को उन्होंने एक दिशा दी, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और कल आपको उसमें जब ये विधानसभा सत्र का बजट सत्र होगा वो आपको वहां देखने को मिलेगा। दूसरा मैं कांग्रेस के लिए कहना, ठीक है चौहान साहब, लौटूंगे एक बार फिर से मैं आपके पास। राजेंद्र शाह, जो आवाज मिल पा रही है आपको? जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली थी जब करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी खिलाफत हो गई थी कांग्रेस में इन दोनों के खिलाफ। अब करण माहरा तो कहीं ना कहीं परास्त हुए हैं उपचुनावों में। अब देखा जाए तो बजट सत्र शुरू होने वाला है, किस तरीके से कांग्रेस मुखर होगी और बीजेपी के सामने चुनौतियां पैदा करेगी, और दूसरी तरफ जनता जो आपको देख रही है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, किस तरीके की भूमिका निभाएंगे आप? देखिए वो जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है। मैं चाहता हूँ आपको, हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। अच्छा, एक बात तो बहुत यहाँ पर जिस तरह से भाजपा ने नई राजधानी बनाई थी गैरसैंण, आज उस पर वो पीछे सत्र अगर ग्रीष्मकाल के दौरान गैरसैंण में नहीं होगा तो सबसे बड़ी हार उत्तराखंड की जनता से जो छलावा इन्होंने किया, इसके खिलाफ निश्चित तौर पर कांग्रेस विधानसभा में विरोध करेगी। रही जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से सत्र के अंदर बात करेगी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली निर्वाचित सरकार में विधानसभा के जो हमारे वर्तमान में जो विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष है वहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहे, इसलिए तो तमाम रूल एंड रेगुलेशन बहुत भली भांति परिचित है। पूरी तरह से भाजपा को सदन के अंदर घेरा जाएगा। महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, और सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल ये है कि मैं बधाई निवेदन भाजपा से और धामी जी से करना चाहता हूँ, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या उन्होंने चंपावत के अंदर किया, जो गलत संदेश पूरे उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में दिया है, कृपया ऐसा दोबारा न करें। कांग्रेस के बूथ तक नहीं लगने दिए, बूथ में बैठे लोग ये गलत संदेश जाता है। लोकतंत्र में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और विधानसभा में निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों पर घेरा जाएगा। भाजपा ने कहा बहुत कुछ है, किया कुछ नहीं है। इसलिए तो कांग्रेस ने भी बहुत कुछ था कि करण माहरा को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, उपचुनाव में कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करेगी, सीएम धामी को परास्त कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। चौहान साहब, मैं मुस्कान जी अभी कहना मैं ये बजट सत्र के ऊपर बात चल रही थी, किस प्रकार का बजट सत्र हो, और मैंने आपको पहले सेगमेंट में ही बताया कि ये बजट उस प्रकार से होगा जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि उत्तराखंड की सरकार को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ के जो निवासी है उनका किस प्रकार से रख रखाव होना चाहिए, ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्री यहाँ पर किस प्रकार से और आनी चाहिए और रोजगार सृजन किस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ चिकित्सा में किस प्रकार से काम होना चाहिए, यहाँ के एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए और यहाँ पर पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, चार धाम की जो यात्रा हो रही है वो किस प्रकार से सुचारू रूप से चल सके और किस प्रकार से सुरक्षा के लिए यहाँ पर सरकार को कार्य करने चाहिए। हम उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई उपचुनाव में हमारे बस्ते तक नहीं लगने दीजिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ना तो आज आपातकाल लगी है, ना आज वो सुनने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि सीबीआई पिंजरे का तोता बन गया है, ना ऐसा कोई जज आज की डेट में हटाया गया है कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी का नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया गया था कि जब उन्होंने कहा था जज साहब ने कि ये गलत है,
राज नारायण जी ने उस समय दाखिल किया था। तो मैं कहना चाहूंगा जब आपके पास कार्यकर्ता चंपावत विधानसभा के अंदर नहीं था तभी तो आपके बस नहीं लगे, उसी का परिणाम है। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये निर्मला गैतोड़ी ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, मैं चुनाव लड़ रही थी। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब हरीश रावत का बयान आया था कि हरीश रावत ने बोला था कि लाल कुआं के अंदर हरीश रावत नहीं आ रहा है, लाल कुआं के अंदर कांग्रेस आ रही है, जहां पर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस प्रकार से खड़ा हुआ था कि हरीश रावत को किस प्रकार हराया जाए। तो पहले तो इसके चिंतन करना चाहिए, अभी इनका चिंतन शिविर हुआ होगा, क्या पता इसमें उठाया होगा इस विषय को। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इन्हीं की मीडिया प्रभारी है गरिमा दसोनी जी, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है चुनाव के समय में, उस पर समीक्षा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, सबको बैठ के अपने इस सवालों को जवाब देनी चाहिए। अब उसी का परिणाम है कि चंपावत में इनके बस्ते भी नहीं लगे, वहां कार्यकर्ता में बचे। मैं तो 10 दिन वहां पर रह के आया हूँ, वहां पर मैं धरातल की स्थिति जान के आया हूँ, जहां पर इनका एक झंडा देखने तक नहीं मिला है। इनके चुने इनके स्टार प्रचारक थे। मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र से एक भी नेता इनका आने यहाँ आपको चंपावत में दिखा क्या? ठीक है, बाकी जिस तरीके से निर्मला गैतोड़ी की बात आपने की चौहान साहब, उन्होंने तो ये बाद में ये स्पष्ट कर दिया था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि ये बात बाकी कवर करने की बात है, लेकिन शाह साहब ये बात तो सही है, जब आपने बनाया करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया यशपाल आर्य को, पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ थी और कहा था कि सिर्फ एक ही मंडल से लिए गए हैं, तमाम बाकी सभी मंडलों को दरकिनार किया गया है और तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया है। उसके बाद जो गुटबाजी थी वो कहीं बजट सत्र में ना देखने को मिले। हेलो जी शाह साहब। हेलो शाह साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। नहीं, देखिए, आप जिस तरह से मेरे साथी चौहान जी कह रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एनवायरमेंट में क्या किया, चारधाम यात्रा की बात वो करेंगे, हम ये करेंगे। चारधाम यात्रा पे मैं खुद ऑन रूट हूँ। ठीक है, वो जो करेंगे उस पर बाद में आइएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस क्या करेगी बजट सत्र में? जी, कांग्रेस बजट सत्र में क्या करने जा रही है? क्या कोई सुझाव दिए सरकार को किस तरीके का बजट सत्र होना चाहिए? और बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष के कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है, तैयारियां क्या है कांग्रेस की, एक बार बता दें। नहीं मुस्कान जी, नेता प्रतिपक्ष की कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष एक बार नहीं 2 बार मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दों पर मजबूती से बात की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड की जनता को छलने का काम किया, हमने कहा स्थायी राजधानी गैरसैंण बनेगी, सब कुछ स्ट्रक्चर हमने तैयार किया। वहाँ पर 70 विधायक हॉस्टल बने, वहाँ मंत्रियों के निवास बनाए, लगभग 150 करोड़ रुपया खर्च किया और इन्होंने केवल उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। हम नहीं चाहते थे ग्रीष्मकालीन, हम आज भी कहते हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। और गैरसैंण राजधानी के ग्रीष्मकालीन के नाम पर इन्होंने एक दिन भी सत्र वहां पर नहीं किया। सबसे पहले तो इनसे ये जवाब तलब किया जाएगा कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने बनाई है तो क्यों नहीं गैरसैंण में सत्र किया? एक दिन ये जवाब देना इस बात का। चौहान जी बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे थे, अरे कांग्रेस के परिवार की बात छोड़िए, आप धरातल पर आपने क्या किया आप उसकी बात कीजिए ना। कांग्रेस पर आरोप लगा के सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं आपने ग्रीष्मकालीन सत्र कराया वहाँ गैरसैंण में, इसका जवाब दीजिए ना। इनको देना चाहिए इस बात का जवाब। बता दीजिए गैरसैंण में क्यों नहीं हुआ ये सत्र चौहान साहब? अभी जो ये वाला सत्र है आप भी दे सकते हो। ये जब इस बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा आने वाला, मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने सत्र नहीं किया। सुन लीजिए शाह जी, सुन लीजिए, आप पेशेंस रखिए, प्लीज पेशेंस रखिए। आप मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सुन लीजिए शाह साहब, सुन तो लीजिए, आप सवाल किए आपने तो जवाब तो ले लीजिए कम से कम। ये आसमानी बरसात होती है, कांग्रेस की घोटालों वाली बरसात नहीं होती है। उस पर आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। जिस प्रकार से उत्तराखंड शर्मसार हुआ है हरीश रावत के कार्यकाल में, जिस प्रकार के ऑडियो वीडियो मुख्यमंत्री कार्यालय से आए थे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आसमानी बरसात की बात कर रहा हूँ। तो मैं आने वाले इसको दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप अपने समय पे बोल लीजिए जो आपको बोलना है, मैं आपको रोकूंगा नहीं है। आपको मुस्कान जी पूरा समय देगी जिस प्रकार से मेरे को समय दे रही है, और हम दो ही है इसमें डिबेट में जुड़े हुए, और तीसरा आदमी भी नहीं है। समय आपको दिया जाएगा, एक बार आप अगर सवाल करते हैं तो सुनने की क्षमता तो रखिए, कम से कम जवाब ले लीजिए एक बार। अब कहने को तो मुस्कान जी मैं भी कह सकता हूं, जिस प्रकार से हमने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है सरकार के सामने भी, और उसको परिस्थितियों को देख के सत्र कराए जाते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा विपक्षी दल को, आप एक संविधान के अंदर
एक विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब सरकार के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं तो कहता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने पहला सत्र खराब किया कि भाई वो सत्र में नहीं रही, धरने पे बैठ गए और फिर उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो आपने चंपावत के समाज में देख लिए किस प्रकार से पूर्ण हो गए और एक इतिहास रचा है। और हमें अहम बिल्कुल, मैं मुस्कान जी आपके चैनल पे कहना चाहूंगा कि हमें इस जीत का बिल्कुल भी अहम नहीं है, हमें इस बिल्कुल का घमंड नहीं है। ये जनता की, ये महान ये जनता, चंपावत की महान जनता का आशीर्वाद है जो हमको मिला है और ये जन भावनाओं की जीत है, ये उत्तराखंड की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमने 3 महीने में कार्य किए हैं उसी का एक सैंपल वोटिंग है कि वो आपको वहाँ पे चंपावत में देखने को मिला। और आने वाले, मैं दूसरा मैं कहना चाहूंगा भी रोजगार की बात कर रहे थे हम, नई नहीं तो इंडस्ट्री एक बार जवाब तो दे दीजिए, एक स्पष्ट जवाब दे दें, एक स्पष्टीकरण दे दें कि क्यों गैरसैंण में नहीं हो रहा। देखिए अगर लेट किया है ठीक है, आसमानी बारिश की आप बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा लेट किया है आपने सत्र तो गैरसैंण में तो हो सकता था ना। मैं मुस्कान से आपसे कहना चाहता हूँ और किसी लाख रुपए के आने वाले समय आप किस प्रकार से अपना शीतकालीन राजधानी घोषित की है और हम आपको पता है किस प्रकार से हम अपने वादे निभाते हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए इस प्रकार के थी। ठीक है चौहान साहब, लौटूंगी एक बार फिर से मैं आपके पास, मैं लौटूंगी एक बार फिर से, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। चौहान साहब अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये कह रहा था कि जो इस बार का बजट सत्र होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस उसमें प्रतिभाग करेगी, मगर जिस प्रकार से पहला सत्र हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार के इनके नेताओं के बयान आए हैं, अभी इनके चिंतन शिविर से लेके अभी चंपावत चुनाव से जो इनके आंतरिक रिजल्ट देखने को मिले हैं, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये स्थिति होगी। दूसरा भी, आप जो शुरू में आपने बाइट चलाई हरीश रावत जी की, वो इतने मतलब मुझे नहीं लगता हरीश रावत के अंदर अब इस तरह की उत्तराखंड के प्रति जो भावना है वो रही होगी। जिस प्रकार से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में घोटालों की एक पूरी फहरिस्त बना दी थी, उत्तराखंड को किस प्रकार से शर्मसार होना पड़ा, किसी पहली बार उत्तराखंड में एक ऐसा दौर से गुजरना पड़ा जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा हो। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक ही प्रकार की शराब यहाँ बिक रही हो। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने 2-2 सीट से चुनाव लड़ा हो और दोनों जगह से हारा हो, और इस बार भी हारा, और उसके बाद भी जिस प्रकार के उनके बयान आए उस पर आप सुन लीजिए मेरी बात, आप बोल लेना, उसके बाद हम 2 ही है इसमें, तीसरा व्यक्ति नहीं है इसके अंदर इस डिबेट में। मैं कहना चाहता, आप मेरे को सुन लीजिए एक बार, आप एक बार मैं सुन लीजिए। तो दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हम तो उस पर बढ़ चुके हैं जो महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड को कैसे बढ़ना चाहिए, मत्स्य पालन में कैसे बढ़ना चाहिए, पर्यटन में कैसे बढ़ना चाहिए, यहाँ का रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे नई फैक्ट्रीज कैसे आनी चाहिए, एनवायरमेंट कैसे यहाँ पे होना चाहिए। हम उन तमाम चीजों पे कार्य कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में। और आप रोजगार के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है जॉन साहब, पुलिस भर्ती चल रही है। ठीक है, लौटूंगे, करेंगे रोजगार के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे, तब तक शाह साहब अपनी बात पूरी कर लें। शाह साहब। मुस्कान जी देखिए, ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं ग्रीष्मकालीन, भाई जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है तो आप बताएं ना, सत्र क्यों नहीं किया आपने। अच्छा दूसरा देखिए, कितनी हल्की बात भाजपा के लोग करते हैं, कहने लगे कि यहाँ पर यात्रा चल रही। अरे भैया, करण प्रयास से दाईं तरफ 44 किलोमीटर भराड़ीसैंण गैरसैंण है, वहाँ क्या मतलब यात्रा का, वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और तमाम अधिकारियों ने, तमाम विधायकों ने सुबह विधानसभा में जाना है, भराड़ीसैंण 3 किलोमीटर, और उसके बाद उन्होंने अपने हॉस्टल में चले आना है। तो कहाँ मतलब इतना जो इतनी ज्यादा भीड़ कहाँ है, आप इनसे पूछिए ना, ये पहले बताएं तो। मैं मुस्कान जी, मेरी एक बात का जवाब दे, ग्रीष्मकालीन सत्र अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी में नहीं होगा तो कहाँ होगा, ये मुझे बताए ना पहले, इसका जवाब क्यों नहीं। एक बार स्पष्टीकरण, छोटा सा स्पष्टीकरण दे दें, क्योंकि बार बार सवाल पूछा जा रहा है। और ये तो देखिए विधानसभा में भी मुखर होने वाला है मुद्दा, क्योंकि ये खुद मौका दिया है बीजेपी की सरकार ने। देखो मुस्कान जी, जो कितने अभी कह रहे हैं, कितनी हल्की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। अब ये देखो कि इनकी मानसिकता स्पष्ट हो गई कि खुद अपने बयान पे उल्टे फंस गए।
यही उल्टे फंस गए कि ये कह रहे हैं कि बजट सत्र कराएंगे। अरे उत्तराखंड का बजट सत्र होगा वो उत्तराखंड के अंदर होगा, दिल्ली में तो होगा नहीं, महाराष्ट्र में तो होगा नहीं। और दूसरा मैं बात कहना चाहूंगा, उन्होंने आपसे ये कहा कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होगा तो फिर कहां कराएंगे, ये सवाल था उनका। चौहान साहब मेरा सुन ली मेरा, देखो मुस्कान जी आज इनका उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम दिखता है उसे देख के बड़ा हास्यास्पद लगता है। सुन लीजिए, आप मुझे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप अपने समय पे तो बोल नहीं दीजिए ना। मैं कहना चाहूंगा मुस्कान जी, सुन लीजिए ना, अब मैं सुन रहा हूँ ना, आप बताइए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना मुस्कान जी, आज उत्तराखंड के प्रति, अरे फिर सुन लो, उत्तराखंड के प्रति जिस प्रकार का ये प्रेम दिख रहा है इनका, वो उसी प्रकार का प्रेम इनका 2017 में अगर उजागर स्ट्रक्चर वहाँ बनाया गैरसैंण। राजेंद्र शाह जी सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा? स्पष्टीकरण मांग रहे हैं आप तो सुन तो लिए कम से कम। एक्चुअल में क्या हो रखा है, ये सुनते क्यों नहीं? मुद्दा भी ऐसा हो रखा है कि कांग्रेस में तो अब इनका कोई सुनने वाला रहा नहीं, क्योंकि एक साथ तो बैठ नहीं रहे ये। अब ये इनको एक प्लेटफॉर्म ये मीडिया का मिल गया है जहाँ पर आके कुछ भी बोल जाते हैं, तो इसलिए दूसरों को नहीं सुन पाते ये। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो इनका आज उत्तराखंड के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, अगर ये उस समय देखते करते जब यहाँ के उत्तराखंड की वीर नारियां, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग जब रामपुर और मुजफ्फरनगर में जब जैसे जाके अपने लिए उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे, उन पे गोलियां बरसाई गई। ठीक है, मैं लूटूं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं चौहान साहब। तो मैं ये कह रहा था मुस्कान, जो प्रेम इनका आज दिख रहा है, जब वो समाजवादी पार्टी की सरकार और इनकी केंद्र में सरकार थी, जब उत्तराखंड के ऊपर, उत्तराखंड की नारियों के ऊपर, उनके ऊपर शोषण किया गया, उन पे बलात्कार किए गए, उन पे गोलियां चलाई गई, तब इनको ये याद नहीं आया कि उत्तराखंड भी एक राज्य जिसकी दशकों से मांग चल रही थी। आज जो प्रेम दिखता है तो इनका केवल मात्र छलावा उसमें दिखता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस मांग को समझा और इस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। सवालों के जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हैं, सवालों के जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हैं, एक स्पष्टीकरण दे दीजिए ना उन्हें। अगर वो बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं तो उस पर स्पष्टीकरण दे दे, वो शांत हो जाएंगे। बता दें कि गैरसैंण में क्यों नहीं हो रहा। और ये बात तो जायज है ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाई गई है, अगर उसमें ग्रीष्मकालीन बजट नहीं होगा, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होगा, तो फिर शीतकालीन सत्र कहाँ होगा? अगर यही शीतकालीन सत्र राजधानी में करवाना है तो देखो, मैं आपको मुस्कान जी ये कहना चाहता हूँ, बजट कहीं पर भी आए मगर बजट जनता के और उत्तराखंड के अनुकूल होना चाहिए कि किस प्रकार से उत्तराखंड विकास की नई आयाम राजधानी में जो सत्र वो बनाया गया है सदन, उसकी जिम्मेदारी क्या हुई? वहां पर क्या करेंगे? मैं आपको कहना चाहूंगा, मुस्कान जी मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया अभी कि जिस प्रकार से इस बार यात्रा, जिस प्रकार से किसी को भी इस प्रकार का वंश पर भी ये नहीं था कि इतने यात्री आ जाएंगे, जिस प्रकार से इस बार यात्रा आ रही है, उत्तराखंड में रोजगार सृजन हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी नई चारधाम की रोडें बनी है, वहां पर मैं मुख्यतः 3 जिले जो है जो इस चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं, वहां पर देखोगे कि इस प्रकार से ऑल वेदर रोड बनी है। वहां पर रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे छोटे जिस प्रकार से उन लोगों ने अपने रोजगार के माध्यम उत्पन्न किए हैं, वो देखते हुए भी अपने आप को अच्छा लगता है। दूसरा, जिस प्रकार से यात्रा चल रही है और इतनी बढ़िया यात्रा चल रही है सभी के अलावा, दूसरा इस प्रकार देख लीजिए कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है कि इस बार जितने भी हमारे चारों धाम है वहां पर वीआईपीओ के लिए अब एंट्री इस प्रकार की नहीं रहेगी कि जैसे पहले रहती थी वीआईपी गेट होता, अब सभी के लिए एक प्रकार की यात्रा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आके बताया है कि इस बार क्यों यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, चलिए एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। यात्रा चल रही है और यात्रा तो पिछले लंबे समय से चल रही है, जनता वहां पर किस तरीके से आ रही है, श्रद्धालु किस तरीके से आ रहे हैं, वो भी सरकार देख रही है क्योंकि सरकार वहां पर काम कर रही है आपके कहने के तौर पर। तो अगर वहां पर पता है आपको कि यात्रा में इतने ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं तो आज से ही सत्र शुरू होना था, क्यों कहा गया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में होगा? पहले आपको नहीं पता था कि यात्रा हो रही है, आप सीधा वहीं से शुरू करते ना, आप पहले ही साफ कर देते कि इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे। मुस्कान जी, आप ये देख लीजिए, अगले 5 साल उत्तराखंड के स्वर्णिम काल होंगे और इस 5 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, नई नई चीजें, जिससे कि उत्तराखंड का गौरव जो है, हिमालय जैसे हिमालय की गोद में जो बसा हुआ ये उत्तराखंड है, प्यारा सा भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में जो बसा हुआ उत्तराखंड है, जिसको अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है, वो उत्तराखंड आपको विकास के नए आयाम छूते हुए देखेगा। और ये प्रश्न मैं समझ गई आपकी बात, होगा या नहीं वो देखते रहेंगे, समय दर समय हमें पता चलता रहेगा, समय दर समय पता चलता रहेगा चौहान साहब। लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल पाया मुझे। राजेंद्र शाह जी, मुस्कान जी, इनसे ये कहिए
कि करण प्रयाग से दाई तरफ 42 किलोमीटर भराड़ीसैंण है। और जब तमाम विधायक तमाम अधिकारी वहां चले जाएंगे वो वहीं रहेंगे 6 दिन, तो यात्रा तो इधर से करण प्रयाग से जोशीमठ बद्रीनाथ निकल जाएगी। कहाँ उसमें यात्रियों में फर्क पड़ रहा है? ये बहानेबाजी ना करें और ये माने कि हम नहीं चाह रहे कि सत्र वहां हो, बात खत्म होगी। नहीं, आप ये कारण बता दीजिए शाह साहब, क्यों नहीं चाह रही है बीजेपी की सत्र वहां पर हो? कारण एक बता दें। कहाँ पर इनकी तैयारी मुस्कान जी, इन्होंने तैयारी नहीं की थी, इन्होंने सत्र की तैयारी नहीं की थी। पूरा स्पष्टीकरण दें आप। अगर कांग्रेस आरोप लगा रही, मैं आ रही हूं चौहान साहब, अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो किन्हीं तथ्यों के आधार पर लगा रही होगी? वो तथ्य बता दीजिए कि आप क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी करवाना नहीं चाहती है गैरसैंण में सत्र। भाई इसलिए नहीं करवाना चाहती है कि पिछली बार भी इन्होंने कहा, पिछली बार भी नहीं करवाया, इस बार भी ये पहले इन्होंने घोषणा करी कि हम करवा रहे हैं, आज डेट निकालेंगे, कल निकालेंगे, उसके बाद फिर क्योंकि ये असमंजस में इनकी नीयत और नियति साफ नहीं है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, तो इसलिए इनकी जब नियति साफ नहीं है तो क्या करेंगे? ये तो जल्दबाजी में बना बनाया सब कुछ मिल गया और इन्होंने ग्रीष्मकालीन घोषित कर दिया। उसके बाद कुछ एक ईंट तक नहीं लगाई इन्होंने, एक ईंट तक भी। बताइए। चलिए ठीक है, साथ साथ इसका जवाब मैं लूंगी चौहान साहब आपसे। मैं आ रही हूँ चौहान साहब। एक साथ साथ एक सवाल और भी बता दीजिए शाह साहब, इस बार जो बजट सत्र होगा, कांग्रेस की आदत रही है हर बार बजट सत्र में, चाहे कोई भी सत्र हो, हमेशा हंगामा करने की। इस बार तो ऐसा नहीं होगा, शांति से सुनेंगे ना आप, जनता के मुद्दों को उठाएंगे ना? जनता ने आपको दी है 19 सीटें। पहले सब पहुंच तो जाए मुस्कान जी वहाँ। अब देखिए, अगर ये मौका देंगे सवालों को जवाब देने का, सवाल उठाने का, उन सवालों के जवाब देने का, अब अगर ये सवालों के जवाब नहीं देंगे तो क्या करेगा? बताइए ना। लोकतंत्र में अगर आपसे पूछा जा रहा है, नियम 58 के तहत अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है, आप उसमें भी जवाब नहीं दे रहे, तो अगर जवाब नहीं देंगे तो मुस्कान जी क्या करेंगे कांग्रेस के विधायक? बताए ना, ये जवाब दें। अब एक दिन का 2 दिन, अगर ये सवाल जवाब के लिए 1 दिन रखेंगे, अरे सत्र की अवधि बढ़ाइए ना, 4 दिन सवाल जवाब कीजिए इस प्रदेश की समस्याओं के लिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए चौहान साहब। अब मुस्कान जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, ये गैरसैंण की बात कर रहे थे कि एक मिनट ये ईंट नहीं लगाई। हाँ बिल्कुल, इन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया। हमने एक भी भ्रष्टाचार की ईंट वहां नहीं लगाई जिससे उत्तराखंड शर्मसार हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये रूल 58 की बात कर रहे थे, अगर रूल 58 की बात कर रहे हैं तो पहले मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब हमने किसी भी, अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति वहां पर प्रश्न अगर विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा हो और उसको समय ना मिला। मगर मैं ये कहना तो चाहता हूं कि 19 को लाओ तो बिठाओ। तो अब नेता प्रतिपक्ष आपने यशपाल आर्य को चुन लिया, इससे पहले के जो नेता प्रतिपक्ष थे प्रीतम सिंह जी, अब जब नेता प्रतिपक्ष, आज के नेता प्रतिपक्ष उनसे मिलने गए, वो 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। जब यशपाल आर्य जी ने 10 जनपद को फोन खटखटाया कि भाई मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूँ, चौखट के बाहर खड़ा हूँ, वो मुझे अंदर आने नहीं दे रहे, तब प्रीतम सिंह को 10 जनपद से फोन आया, तब भी उसके आधे घंटे बाद उन्होंने एंट्री कराई। अरे हम तो सभी को सुनने के लिए विधानसभा में आमंत्रित कर रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित आपके कोई भी अगर हितकारी कोई प्रश्न है, आइए सदन के अंदर रखिए, और अगर सरकार आपको मौका न दे तब बोलिए। हमने तो अब दूसरा मैं कहना चाहता हूँ मुस्कान जी, मैं इससे हटके है मगर इसी में जुड़ा हुआ विषय है, ये इसलिए सदन में नहीं आना चाहते क्योंकि इनमें प्रतिपक्ष में बैठने का इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये तो अपने जो इनको, क्योंकि अब सदन में किस प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी है, इतने सालों तक इन्होंने राज किया है, दूसरों को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं दिया है। आपने तो देखा हो जो 2014 में इनके पास आंकड़े तक नहीं थी संसद के अंदर, हमने तब भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, और यहाँ पर तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हमने इनको इस रास्ते पे रोका हो। दूसरा मैंने ये कहना चाह रहे थे कि वहां पर ऐसा कोई अवरुद्ध नहीं है। मैं तो इन्हें कहना चाहूंगा कि ये कह रहे थे कि जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो कभी उत्तराखंड के नागरिक, पहाड़ों के नागरिक सोचते भी थे कि कभी हम भी रेलवे से सफर कर सकेंगे, आज वो पूरी बनने की यथा स्थिति में है। और आप ये उस समय भी कह रहे थे कि इसकी क्या जरूरत है, 4 धाम की क्या जरूरत है।
क्योंकि ये उत्तराखंड के प्रति इनका कभी भाव नहीं रहा है कि किस प्रकार से उत्तराखंड आगे बढ़े, यहाँ के जनमानस भारत की मुख्य धारा से जुड़े, किस प्रकार से गरीबों का उत्थान हो, किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण हो। मैं कहना चाहूंगा महिलाओं के लिए एक स्कीम बता दीजिए जो इन्होंने स्कीम बनाई हो। हमने महालक्ष्मी से लेके उज्ज्वला से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक मुस्कान जी, मैं कहना चाहूंगा कभी इस विषय पे डिबेट जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। आज तक केवल एक फ्लैश लाइन चला दी गई कि ये फैसला आया जो 18 साल से 21 साल उम्र करी गई है बालिकाओं की, जिनकी उस बीच में उनकी शादियां कर जाती थी। अच्छा, बालकों में ऐसा क्या था कि भाई उनकी 21 साल है महिला और उन बालिकाओं की 18 साल है, क्या वो 21 साल की तक नहीं जा सकती? अब ये देखिए इतना महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि 21 साल में आके वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है कि उसे आगे कहाँ कैसे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है, और कितना हितकारी है, आने वाले समाज में सशक्त भारत को कैसे मजबूत कर सकती है। क्योंकि इस पे एक बार डिबेट कराइए। इतना अच्छा हमने एक लॉ लाया है भारत सरकार ने जो सभी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है कि जिस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर ये दिक्कतें आ रही है उससे निपटने के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से सरकार चल रही है और गरीबों का उत्थान हो रहा है, प्रत्येक गरीब तक आज वो सरकार की योजनाएं पहुंच रही है, जिससे पिछले 70 सालों से वो गरीब जुड़ा नहीं होता था। आज मैं कहना चाहता हूँ जनधन खाते के माध्यम से उन सभी गरीबों को जोड़ा गया है जिनकी बैंकों से पहुंच दूर थी। आज चौहान साहब, अब मैं आऊंगी आपके पास नहीं रखता है, वो अपने जवाब बैंक ले लेते अकाउंट में हैं। रखता है। ठीक है, शाह साहब पूछ रहे हैं आपसे महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कांग्रेस ने, और मेरा सवाल आपसे ये साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि बजट से उम्मीदें क्या है इस बार कांग्रेस की, क्या चाहती है कांग्रेस इस बार बजट में? सत्र में कांग्रेस ये चाहती है कि जो बीजेपी ने वादे किए हैं, चाहे 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल हो, चाहे महंगाई को कम करने का सवाल हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी का सवाल हो, चाहे जो है उत्तराखंड के अंदर जो है पूरे जो क्षेत्र है उनमें से जो पर्यटन क्षेत्र करने का सवाल हो, इन सवालों को भाजपा इनका जवाब दे। और खासकर जो चारधाम यात्रा में सैकड़ों मौतें हो गई है, बड़ा बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि हमने जो है इतने अस्पताल खुलवा दिए, हमने ये कर दिया, तो वो भाई सैकड़ों मौतें जो चारधाम यात्रा में हुई है पहली बार, जिम्मेदार कौन, क्या वजह रही है, इनका जवाब तो भाजपा को देना होगा ना। ठीक है, शाह साहब लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। राजेंद्र शाह जी अपनी बात पूरी करें। नहीं, मेरा मुस्कान जी ये कहना है, चौहान जी बहुत बातें कर रहे हैं हमारे ऊपर तमाम से। अब यशपाल मेरा ये कहना है, यशपाल आदर प्रीतम सिंह के झगड़े में क्या ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं किया आपने वहाँ? क्या मतलब, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित किया है? और घोषित करने के बाद आज भी जो है ये आप लगा लीजिए कि लगभग 2.5-3 सालों में आपने एक सत्र भी वहां नहीं किया, और आप उसके जवाब देने की बजाय आप घेर रहे हैं कि कांग्रेस ने, अरे भैया कांग्रेस ने जो किया किया, अब आपने जो कहा वो तो करो। आपने कहा महंगाई हम 100 दिन के अंदर कम कर देंगे, हो गया सिलेंडर 450 का। बजट से उम्मीदें बता दीजिए शाह साहब। जी बजट आपके पास शाह साहब। बजट पर हमारा ये कहना है, एक तो जो है जो इन्होंने वादा किया है, सरकार ने ये कहा था कि किसान साफ करेंगे, उसके बजट अडॉप्ट करेंगे।
किसानों का जो कर्ज माफी का इन्होंने कहा था, उसमें दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये उसके लिए भी यही जिम्मेदार है, उनका कर्ज माफी करे, तत्कालीन उनके लिए बजट की व्यवस्था करें। दूसरा जो इन्होंने महंगाई का सवाल है, महंगाई के सवाल पर इन्होंने कहा था कि हम जो है जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको हम सिलेंडर फ्री देंगे। अब इन्होंने एक जुमला छोड़ दिया कि हम साल में 3 सिलेंडर वो भी बीपीएल के परिवारों को देंगे। भाई पहले तो आपने ये कहा नहीं, अंत्योदय के परिवारों को, पहले तो आपने ये कहा नहीं, पहले तो आपने कहा था सबको देंगे, तो अब सबको देंगे। अब जीतने के बाद फिर प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी आ गई, फिर आपने जो है वो फैसला बदल दिया। अब आप कह रहे हैं हम 3 सिलेंडर देंगे। ये जो आप कहते हैं ना, उतना ही कहा करो जितना आप कर सकते हो। झूठ क्यों बोलते हो जनता से? भाई भाजपा कांग्रेस से झूठ नहीं बोलती कभी। कांग्रेस ने कभी 2002, 7, 12, 17 और 22 में बताओ ना, हमने अगर नारा दिया था कि हम 500 से कम का सिलेंडर देते तो हम अगर जीतते तो हम देते ना। लेकिन आपने अगर कहा कि हम पूरे गरीबी रेखा, अब आपने कहा सबको फ्री देंगे। अब आपने भैया क्यों ऐसा किया, इसका जवाब भी मांगा जाएगा। अच्छा, तो शाह साहब कोई प्लानिंग तो की होगी कांग्रेस ने, कैसे देंगे आप 500 रुपए का सिलेंडर? एक प्लानिंग बता दीजिए। 3 बार आपने ये वादे किए हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम देंगे, ये जो सिलेंडर है वो 500 से कम देंगे। कोई प्लानिंग तो होगी, बता दीजिए। बीजेपी को सुझाव भी दे दीजिए, कम से कम जनता का तो भला हो जाए कम से कम। अब ये है ना मुस्कान जी, अब ये इनको प्रचंड बहुमत दिया गया है। अब ये इन्होंने जो जो वादे किए, हमारा इनसे एक निवेदन है कि भाई ऐसी परंपरा उत्तराखंड में डालिए, जो कहते हैं उसे करिए। प्लानिंग नहीं बताएंगे आप कांग्रेस की? है कि हम सबको अगर गैस का सिलेंडर सबको देंगे, गरीब परिवारों को सबको दीजिए। चलिए ठीक है, प्लानिंग नहीं बताइए कांग्रेस की। अगर सुझाव दे देते तो शायद भला हो जाता जनता का। चौहान साहब। मुस्कान जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं आपके इस पे, आपने गौर किया होगा कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता जितना ज्यादा बोलेंगे वो उतना ज्यादा फंसते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि इतने दिनों से बीजेपी, और जो मैंने आपके चैनल पे भी कहा कि कांग्रेस क्या बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष जो यशपाल आर्य जी और प्रीतम सिंह का झगड़ा है, इन्होंने खुद बोला, अभी उसको कबूल कर लिया इन्होंने कि इनका झगड़ा है। पहले तो ये आज की डिबेट में स्पष्ट हो गया कि यहाँ इनके झगड़ा है। सुन लीजिए अब। अरे आप 15 मिनट तक बोलते रहे, मैं कुछ नहीं बोला। मुस्कान जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला इनके बीच में। सुन लीजिए शाह साहब। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा गरीबों की बात करी, बड़ा हंसी आती है इनके ऊपर और इनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए। इनकी जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक नारा दिया था, आपको चाहे याद होगा या स्मरण करा दूं मैं, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटाई नहीं, इन्होंने गरीबों को हटा दिया, वो सबने पूरे देश ने देखा है। दूसरा, इन्होंने किसानों की बात करी इन्होंने कि किसानों के लिए हमने क्या किया। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत जिस प्रकार से उनके खाते में डायरेक्ट जाता है, और मैं इसमें राजीव गांधी को जोड़ना चाहूंगा। राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से जब 1 रुपया चलता है तो राज्य तक जाते जाते वो 15 पैसे बच जाता है। अब वो 85 पैसे कहाँ जाता था, या क्वात्रतीज को जाता था, या किसको जाता था? अब आप खुद समझिए इसमें इनके प्रधानमंत्री जी ने, इनके नहीं, वो सब प्रधानमंत्री तो किसी का भी होता है। वो जब एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो भारत के जितने भी नागरिक होते हैं उनका आता है, उनका हो जाता है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि वो 85 पैसे कहाँ जाते थे। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से उत्तराखंड में हमने बिना ब्याज के किसानों को ऋण देने का कार्य किया, वो भी हमारी सरकार थी। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा मात्र 2 राज्यों में इनकी सरकार है। आप राजस्थान को उठा लीजिए, इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी ने, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में गिनती गिनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 का 8 करके, कि हम 10 दिन में ऋण माफ कर देंगे। आज देख लीजिए वहां के जो जितने भी किसान हैं उनकी क्या स्थिति है। दूसरा, ये मौतों की बात कर रहे थे 4 धाम की, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मुस्कान जी, आपके चैनल को बहुत सारे दर्शक देखते हैं, यही उत्तराखंड ही नहीं तमाम राज्यों में आपके चैनलों को देखा जाता है। मैं कहना चाहूंगा, स्पष्ट कर देना चाहूंगा, हमने गाइडलाइन निकाली थी और सचिवों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था कि क्यों हमने पूछा कि इसके कारण क्या है, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि किसी को मल्टी उनको डिजीज है, जैसे मान लो किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को दूसरी प्रॉब्लम है वो। और दूसरा, जैसे मान लो केरल से कोई आ रहा है, वो एकदम से अगर वहां 40 डिग्री टेम्परेचर है, केदारनाथ और यमुनोत्री ऐसे 2 धाम है जहां पर एकदम से 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, पल पल मौसम बदलता है, तो उनको उनकी वो जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसको देख के स्पष्ट हो गया कि क्यों हुआ। दूसरा, मैंने उसके बाद हमने गाइडलाइन जारी करी
गाइडलाइन ये भी जारी करी कि भाई जिसको इस तरह की दिक्कत है वो ना जाए, और जिन्होंने कहा कि नहीं हमें जाने जाना उनसे हमने शपथ पत्र लिखा है, और यही सारे कारण वो मौतों के निकले। और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है। और रोजगार की मैं बात करूंगा कि हमारे जो नेता सदन थे उस समय, उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन के अंदर जो कि वहां पर आंकड़े जो होते हैं कि वो रिकॉर्ड में रहते हैं, वहां पर स्पष्ट किया था कि कितने रोजगार सृजन करे, ऐतिहासिक रोजगार। और रोजगार अभी की बात करूंगा मैं, जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार के अंतर्गत 2015 के बाद आप देख रहे होंगे पुलिस की भर्तियां चल रही है, प्रत्येक जिले में चल रही है, वो रोजगार के लिए ही है। और जिस प्रकार से यहाँ नई फैक्ट्री आ रही है वो भी रोजगार के। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इस राज्य को विशेष पैकेज दिया गया था, औद्योगिक पैकेज भी और दूसरा पैकेज भी, उसको खत्म करने वाली कौन सी सरकार थी? वो सरकार भी इनकी कांग्रेस की सरकार थी। और हम महंगाई की बात करते हैं, वो 10 मार्च को भी सबने देखा है कि किसके पक्ष में इन्होंने 5 साल तक पूरे 5 प्रकार से मुद्दा बना के रखा और जनता ने किसके मोहर लगाई है। और मैं दूसरा आपकी मुस्कान जी कहना चाहूंगा, महंगाई का अगर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है वो महिलाओं पे देखते हैं, और महिलाओं ने जिस प्रकार से वोट बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उससे स्पष्ट हो जाता है क्या सत्य था क्या झूठ था। और पर्यटन की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे पर्यटन को देखना है, देहरादून से विकास में हरिद्वार की रोड देखिए किस प्रकार से बनी है, और यहाँ से देहरादून से काशी की रोड देखिए, ठीक। शाह साहब, विकास की बातें बता रहे हैं, रोजगार की भी आपने सवाल किया, रोजगार पर रोजगार का भी जवाब दिया उन्होंने। जी हेलो जी राजेंद्र शाह जी, बात रखें अपनी। जी बताएं। विकास की बात कर रहे हैं चौहान साहब, और इसके साथ रोजगार पर आपने पूछा था उनसे, रोजगार पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था आपसे, एक बता दीजिए सलाह, कोई दे दीजिए, बजट के लिए भी सलाह दे दीजिए थोड़ी सी। और आप कह रहे हैं कि 500 रुपए देने की वादा किया था कांग्रेस की सरकार ने, तो उस पर भी छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। जनता का तो भला होगा कम से कम, अगर प्लानिंग है कांग्रेस के पास तो। 500 का जो हमने वादा किया था, तो सरकार तो हमारी आई नहीं मुस्कान जी, तो 500 वाली तो बात चली गई। अब सरकार इनकी आई है, इनको बहुमत मिला है, अब तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो इन्होंने वादे किए हैं, तो इन्होंने जो सबसे पहले एक वादा किया था कि गरीबी रेखा से जितने भी नीचे लोग होंगे सबको मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। तो भाई अब आपने सिर्फ अंत्योदय जो अति गरीब हैं उनको मात्र 3 सिलेंडर देने की बात कही है, तो ये कोशिश करें, हमारा ये सुझाव है इन्हें कि जो इन्होंने वादा किया है कि सबको देंगे, सबको दो, ये क्या दिक्कत है। और दूसरा जो महंगाई को कम करेंगे, महंगाई को कम करिए। बेरोजगारी के सवाल पे आपने बहुत बातें कर दी, सारे बेरोजगार सड़कों पर हैं, उपनयन वाले सड़कों पर है, स्थायी रूप से कोविड में जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रखकर जो है काम किया, वो सड़कों में धक्के खा रहे हैं। एकता विहार देहरादून के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, उनको आपने नहीं लिया है। हजार लोगों को आपने निकाल दिया है। भैया उन्हें समायोजित कीजिए दोबारा और उनको नौकरी दीजिए, ऐसे नहीं। मतलब ये बड़ी बात है। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मुद्दा आज का था उसमें अब देखना होगा कि करण माहरा तो कहीं ना कहीं असफल साबित हुए हैं। उपचुनाव की अगर बात करें तो उनको उपचुनाव के लिए बनाया गया था, बदलाव एक किया गया था। उस बदलाव में अब नेता प्रतिपक्ष कितनी अपनी भूमिका निभाएंगे बजट सत्र में, ये देखने वाली बात होगी, और कितना मुखर होकर जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा, ये सबसे अहम देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।